Hello everyone. Once again I welcome you all, and in today's class I have taken the first chapter of class 12th history, and this is what we call bricks, beads and bone, दी हरप्पन सिविलाइजेशन। तो इस चैप्टर में हमें जो डिस्कस करेंगे दुनिया की जो सबसे जो पुरानी और सबसे जो बेहतरीन जो सिविलाइजेशन है उसके बारे में हम हमें जो डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि जो इस चैप्टर का नाम है दैट इज व्हाट वी कॉल ब्रिक्स बीड्स एंड बोन, इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। लेटर ऑन वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद दिस चैप्टर। तो सबसे पहले अगर नाम देखें, इस चैप्टर का नाम ही है ब्रिक्स बीड्स एंड बोन। तो ब्रिक्स से मतलब होता है जो ईंटें जो इस्तेमाल में आती हैं मकान बनाने के लिए, नालियों बनाने के लिए, जिनका कंस्ट्रक्शन में जिनका यूज किया जाता है उसको हमें जो ब्रिक्स है जो कहते हैं। तो ये जो ईंटें जो मिली है इस पूरी सिविलाइजेशन के अंदर, इनका एक स्टैंडर्ड रेशियो हमें देखने को मिलता है। तो इसी के जरिए, इन ईंटों के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो हड़प्पन जो लोग थे उनको है जो टाउन प्लानिंग के बारे में है जो जानकारी थी। तो जो उनकी जो एक्सीलेंट जो टाउन प्लानिंग है उसको ब्रिक्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी जो टर्म यहाँ पर जो इस्तेमाल हुई है दैट इज व्हाट वी कॉल बीड्स। तो बीड्स के जरिए हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर है जो हरप्पन सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, तो उसको हम समझने की है जो कोशिश करेंगे कि किस तरह से बीड्स हो गया या मेटल वर्क हो गया या जो दूसरे काम है जो यहाँ पर जो प्रैक्टिस में थे, तो उन सब एक्टिविटीज को भी हम समझने की कोशिश करेंगे, क्राफ्ट प्रोडक्शन को समझने की कोशिश करेंगे बाय स्टडिंग द बीड्स एंड ऑल। उसके बाद में जो थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म हमें यहाँ पर देखने को मिलती है इस चैप्टर की हेडिंग में, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल बोन्स। तो बोन्स के जरिए हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो हमें जो बोन्स जो मिली है उसके जरिए हम जो सोशल जो और जो इकोनॉमिक जो डिफरेंसेस हैं हड़प्पन लोगों के बीच में उसको हम समझने की है जो कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये जो सिविलाइजेशन है जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, तो यहाँ पर हम ब्रिक्स के जरिए टाउन प्लानिंग को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ जो बीड्स हैं उसके जरिए हम क्राफ्ट प्रोडक्शन है उसको समझने की कोशिश करेंगे, और जो बोन्स हैं उनके जरिए हम जो सोशल और जो इकोनॉमिक जो डिफरेंसेस हैं उनको समझने की है जो कोशिश करेंगे। अब ये जो चैप्टर है इसकी जो शुरुआत है वो एक हड़प्पन सील के साथ में होती है, जैसा कि आप इसको फिगर 1.1 में देख सकते हो। तो हड़प्पन जो सील है वो एक डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट है जो हमें यहाँ पर है जो एक्सकेवेशन से है जो मिला है। और इस सील की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि ये जो सील है इसका जो इस्तेमाल है जो होता था किसके लिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड और कम्युनिकेशन के लिए होता था। और अगर आप लोगों ने 11th क्लास में जो मेसोपोटामिया जो चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें भी आपने देखा होगा कि किस तरह से जो सील है उनका यूज किया जाता था, किसके लिए, ट्रेड के लिए जो और कम्युनिकेशन के लिए इनका इस्तेमाल है जो होता था। इसमें सिंपली क्या होता था कि अगर हम बात करें जैसे कोई बैग है, बैग के अंदर है जो सामान डाल दिया गया और सामान डालने के बाद में उसके ऊपर है जो नॉट है जो लगा दी जाती थी, रस्सी से जो नॉट है जो लगा दी जाती थी। तो नॉट लगाने के बाद में जहाँ पर नॉट लगती थी वहां पर जो क्ले लगा दी जाती थी, और क्ले लगाने के बाद में जो हल्की जब वो गीली रहती थी तब उसके ऊपर है जो ये सील है जो उसके ऊपर है जो स्टैंप है जो की जाती थी। तो इस तरह से क्या होता था कि जो ये सील है इसका जो इंप्रेशन है वो गीली मिट्टी के ऊपर या जो जो गीली जो क्ले है उसके ऊपर इंप्रेशन है जो क्रिएट हो जाता था। और जब वो सूख जाती थी तो वो जो इम्प्रेशन है वो वहाँ पर है जो परमानेंट है जो हो जाता था। उसके बाद में इसको है जो डिलीवर है जो किया जाता था, और जो रिसीव करने वाला है उस बैग को अगर उसको लगता है कि वो इंटैक्ट है उस, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके साथ में किसी तरह की है जो टेम्परिंग है जो नहीं की गई है। तो इस तरह से है जो ये जो सील है उसका जो यूज होता था लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में और कम्युनिकेशन में जो इस्तेमाल होता था। तो ये जो हरप्पन सील जिसको आप जो फिगर 1.1 में देख रहे हो, इसका इसको बनाने के लिए एक स्टोन है जो यूज किया जाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल स्टेटाइट। स्टेटाइट एक तरह का स्टोन है जिसको सोप स्टोन भी कहा जाता है, सैंड स्टोन भी कहा जाता है। इसका जो यूज होता था किसके लिए, इसको जो सील है इसको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल है जो किया जाता था। और जैसा कि अगर आप ये जो फिगर 1.1 में देखोगे तो यहाँ पर इस सील के अंदर है जो आपको एक एनिमल का मोटिव है जो देखने को मिलेगा। तो मोटिव से मतलब होता है डिजाइन। तो कई बार ऐसे सील्स भी हमें हड़प्पा से मिली है जहाँ पर है जो आपको प्लांट्स के मोटिव भी आपको देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ अगर इस जो सील की अगर बात करें तो उसके ऊपर में अगर आप देखोगे कि वहां पर आपको एक है जो साइन के फॉर्म में आपको एक स्क्रिप्ट है जो देखने को मिलेगी। बट वो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेटली है कि ये जो स्क्रिप्ट है इसको हम अभी तक है जो डिसाइफर है जो नहीं कर पाए। डिसाइफर का मतलब होता है उसको रीड करना, तो इसको अभी तक हमें जो इसको डिसाइफर है जो नहीं कर पाए। तो इसकी वजह से हम क्या देखते हैं कि जो ज्यादातर जो इन्फॉर्मेशन है हमें इस सिविलाइजेशन के बारे में वो पूरी तरह से जो डिपेंड करती है किसके ऊपर, आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेस हैं उनके ऊपर है जो डिपेंड करती है। और यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से मतलब है जिसमें हाउसेस हो गया, पॉट्स हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गया, टूल्स हो गया, सील्स हो गया, तो ये सारी चीजें हमें जो मदद करेगी इस सिविलाइजेशन को और बेहतर तरीके से समझने में हमारी मदद करने वाली है। और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये जो आर्कियोलॉजिकल जो मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ हाउसेस, बिल्डिंग्स, ऑर्नामेंट, टूल्स, सील्स एक्सेट्रा, इनका जो इंटरप्रिटेशन है जो वो कैसे किया जाता है। एंड एट द सेम टाइम वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ दिस इंटरप्रिटेशन इवन इट चेंजेस विद पैसेज ऑफ टाइम। समय के साथ में जो इंटरप्रिटेशन है वो भी कैसे चेंज होता है, तो उसको भी हम समझने की है जो कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि किस तरह से जो बहुत सारे जो एस्पेक्ट है इस सिविलाइजेशन के
वो अभी भी हमारे लिए क्या है, अननोन है, और वो शायद है जो हमेशा है जो हमारे लिए क्या रहे, अननोन रहे, जब तक कि और इसके ऊपर बेहतर तरीके से जो सिविलाइजेशन के ऊपर जो रिसर्च ना की जाए, या जो इसकी जो स्क्रिप्ट है जिसको हम डिसाइफर ना कर लें, तब तक है जो बहुत सारी जो एस्पेक्ट्स है इस सिविलाइजेशन के लिए, वो हमारे हमेशा के लिए क्या रहेंगे, अननोन रहेंगे। और अब ये जो हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है, इट इज आल्सो नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको हम जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। और इसका रीजन ये है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये नाम है जो उस समय जो एएसआई के जो डायरेक्टर जनरल थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर जनरल थे, जिनका नाम था जॉन मार्शल, और उनका जो टाइम पीरियड था वो था 1902 से लेकर है जो 1928 तक है जो उनका पीरियड था, और उसी पीरियड में ये सिविलाइजेशन है जो डिस्कवर हुई थी। तो ये जो नाम है जिसको हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये नाम है जो जॉन मार्शल थे एएसआई के, उन्होंने ये नाम है जो दिया था। इसका रीजन ये था कि जो इनिशियली जो साइट जो डिस्कवर हुई, इंक्लूडिंग हड़प्पा और मोहनजोदारो, ये दोनों जो साइट है वो कहाँ पर थी, इंडस वैली में थी। और साथ ही साथ इस सिविलाइजेशन को, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, तो इसका रीजन ये था कि जो सबसे पहले जो साइट है जो डिस्कवर हुई है उसका नाम था हड़प्पा। और ये जो सिविलाइजेशन है, ये जो साइट है, ये 1921 में जो डिस्कवर हुई थी। और यहाँ पर जो एक्सकेवेशन है वो सबसे पहले जो शुरू किया था किसने, दयाराम साहनी ने, इन द ईयर 1921। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट जो साइट है वो डिस्कवर होती है 1922 में, और उसका नाम था मोहनजोदारो। और वहाँ पर जो एक्सकेवेशन किया था वो क्या था, राखलदास बनर्जी ने। तो इस तरह से जो शुरुआती जो साइट्स थी, इंपॉर्टेंट जो साइट्स हमें मिलती है इस एरिया की, वो है हड़प्पा, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट जो साइट है उसका नाम है मोहनजोदारो। तो इसकी वजह से ये जो हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है, या जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं, इसको हम कई बार है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि जो सबसे पहली जो साइट है वो डिस्कवर हुई है इन द ईयर 1921। एंड जो वहाँ पर जो एक्सकेवेशन हुआ है वो दयाराम साहनी के डायरेक्शन में वहाँ पर जो एक्सकेवेशन हुआ है। अब हम जो हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है उसका जो टोटल टाइम स्पेन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है, इसका जो टोटल जो टाइम स्पेन है वो 6000 बीसी से लेकर है जो 1300 बीसी के बीच में हमें देखने को मिलता है। और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये जो टाइम स्पेन है इसको उन्होंने 3 डिफरेंट फेजेस में क्या किया है, इसको डिवाइड किया है। तो जो फर्स्ट जो फेज है इसको हम अर्ली फेज भी कहते हैं, या इसको अर्ली हड़प्पन भी है जो उसको कहा जाता है। और ये जो टाइम पीरियड है वो 6000 बीसी से लेकर है जो 2600 बीसी के बीच में हमें देखने को मिलता है। और आप इसको फॉर्मेटिव फेज भी है जो कह सकते हो इस सिविलाइजेशन का। दूसरा जो फेज है जिसको हम है जो अर्बन फेज कहते हैं, और इसको आप है जो मैच्योर हड़प्पन भी कह सकते हो। और ये जो टाइम स्पेन है इस सिविलाइजेशन का, या जो सेकंड फेज हमें जो देखने को मिलता है, ये है 2600 बीसी से लेकर है जो 1900 बीसी के बीच में हमें देखने को मिलता है। और ये वो फेज था जिसको सबसे ज्यादा है जो प्रॉस्पेरस था, जहाँ पर आपको एक एक्सीलेंट है जो टाउन प्लानिंग देखने को मिलेगी। और जो इस चैप्टर में हम मेनली है जो डिस्कस करेंगे वो इसी फेज के बारे में है जो डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मैच्योर हड़प्पन कल्चर भी है जो कहते हैं। तो ये है जो इसका सेकंड फेज था, और जिसको आप है जो अर्बन फेज भी है जो कह सकते हो। उसके बाद में जो थर्ड जो फेज है उसको हम कहते हैं डिसेंडेंट फेज, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डिसेंडेंट फेज कहते हैं। और ये है जो इसको लेट हड़प्पन भी आप इसको कह सकते हो। और इस फेज में है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का है जो डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। और ये इसका जो टाइम स्पेन है वो 1900 बीसी से लेकर है जो 1300 बीसी के बीच में हमें देखने को मिलता है। ये है जो इसका फाइनल फेज है, जिसको आप है जो लेट हड़प्पन भी कह सकते हो, या आप इसको है जो सक्सेसर कल्चर भी है जो आप इसको कह सकते हो। और इनके बारे में बाद में भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो टोटल जो टाइम स्पेन है इस सिविलाइजेशन का, उसको 3 अलग अलग फेजेस में इसको डिवाइड किया गया। फर्स्ट जो फेज है उसको हम अर्ली फेज कह रहे हैं, जो सेकंड फेज है उसको हम अर्बन फेज कह रहे हैं, और इसी को हम है जो इस चैप्टर में डिटेल में है जो स्टडी भी करेंगे। और जो थर्ड फेज है जिसको हम लेट हड़प्पन या इसको डिसेंडेंट फेज भी इसको कहा जाता है। और यहाँ पर है जो इस सिविलाइजेशन का है जो डाउनफॉल होता है, या वो सिविलाइजेशन है जो खत्म होने के कगार पर है जो पहुंचती है, तो उसको हम यहाँ पर भी है जो इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस सिविलाइजेशन में बहुत सारे में जो डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स हमें मिले हैं, तो इसमें हम बात करेंगे पॉटरीज हो गया, ब्रिक्स हो गया। ब्रिक्स में हमें 2 तरह की ब्रिक्स मिलेगी, बेक्ड और अनबेक्ड, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सील्स हो गया, वेट हो गया, बीड्स हो गया, कॉपर हो गया, ब्रॉन्ज आर्टिकल्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमें काफ़ी मदद करेगी इस सिविलाइजेशन को समझने में। और इस सिविलाइजेशन के अगर हम एक्सटेंशन की अगर बात करें, तो ये जो सिविलाइजेशन है जो मॉडर्न जो इंडिया हो गया, अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान है, ये यहाँ पर है जो इसका जो एक्सपेंशन हमें देखने को मिलता है। तो इसमें अफगानिस्तान हो गया, इवन जो पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं उसमें जो बलूचिस्तान हो गया, सिंध जो प्रोविंस है, पंजाब जो प्रोविंस है पाकिस्तान में, वहाँ पर ये सिविलाइजेशन की बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो साइट्स हमें मिली है। इसके बाद में अगर हम इंडियन स्टेट्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर है जो कि नॉर्थ में, उसके बाद में जो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इवन उत्तर प्रदेश के बाद में गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया। तो ये सारे जो इंडियन स्टेट्स हैं, स्पेशली जो नॉर्दर्न और जो वेस्टर्न जो पार्ट में हमें देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर भी हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट साइट्स हमें जो मिली है, और बहुत सारे जो आर्टिफैक्ट्स हमें मिले खुदाई से, जो हमें इस पूरी सिविलाइजेशन को समझने में हमारी मदद करने वाले हैं।
और अगर हम इसका देखें जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन देखें और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन की अगर बात करें, तो जो इस अगर आप इसको मैप में भी देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि जो जो नॉर्दर्न मोस्ट जो साइट है इस सिविलाइजेशन की अगर बात करें, या जो नॉर्दर्न मोस्ट जो पॉइंट है इस सिविलाइजेशन का, वो है जम्मू कश्मीर में, और उसको हम क्या कहते हैं, मांडा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है और ये जम्मू कश्मीर में है और इसका नाम है मांडा। ठीक है, और उसके बाद में अगर हम चलते हैं साउथ की तरफ चलें, तो साउथ में हम महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है देमाबाद। एक जगह है जिसका नाम है देमाबाद। तो ये जो देमाबाद से लेकर जो मांडा के बीच में जो टोटल जो इसकी जो टोटल लेंथ है, दैट इज अबाउट 1400 किलोमीटर। तो जम्मू कश्मीर में जो मांडा से लेकर देमाबाद जो महाराष्ट्र है, वहां तक हमें जो इसके आर्टिफैक्ट्स हमें मिले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो साइट्स हमें मिली है। तो ये जो टोटल लेंथ है नॉर्थ टू साउथ, वो है 1400 किलोमीटर के बीच में। उसके बाद में जो इसका जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो वेस्ट में अगर हम जाएं तो यहाँ पर आपको बलूचिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है सूत का गेंडोर। तो सूत का गेंडोर से लेकर हम यूपी में जो वेस्टर्न जो यूपी है, वहाँ पर एक जगह है मेरठ, और मेरठ में एक जगह है जिसका नाम है आलमगीरपुर। तो ये जो टोटल जो लेंथ है आलमगीरपुर से लेकर सुतका गेंडोर के बीच में, इसका जो टोटल जो एक्सटेंशन है वो है अराउंड 1600 किलोमीटर। तो इस तरह से ये जो पूरी जो सिविलाइजेशन है, इसका जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है, दैट इज अबाउट 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो ये हम देखते हैं कि दुनिया की जो सबसे जो पुरानी जो सिविलाइजेशन तो थी, लेकिन साथ ही साथ हम अगर हम देखें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन भी है जो रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है वो दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन और साथ ही सबसे बड़ी जो सिविलाइजेशन इसको माना जाता है। और इसकी जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें, तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि चाइना के अंदर जो हुआंगो जो सिविलाइजेशन है, उसी तरह से अगर हम मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन जो कि इराक में जो प्रेजेंट डे जो इराक है वहाँ पर ये जो फ्लरिश हुई थी। इसी तरह से अगर हम चले जाएं कहाँ पर, नाइल में चले जाएं, तो वहाँ पर जो इजिप्शियन जो सिविलाइजेशन है, या जो नाइल वैली सिविलाइजेशन जिसको कहा जाता है, तो ये जो दुनिया की जो पुरानी जो सिविलाइजेशन है, उन्हीं के साथ में इसका है जो टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है। और जोग्राफिकली अगर देखा जाए तो शायद ये जो मोस्ट प्रोबेबली ये सबसे बड़ी सिविलाइजेशन है जो उसको माना जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें आपको आपको जो स्पेशली है जो ध्यान रखनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो सिविलाइजेशन है वो कब डिस्कवर हुई थी। इसको 1924 में इसको प्रोक्लेम है जो किया गया। और जो सबसे पहली जो साइट है जो डिस्कवर हुई उसका नाम है हड़प्पा। जो दूसरी जो इंपॉर्टेंट साइट है जो डिस्कवर हुई उसको मोहनजोदारो कहते हैं। जो पहली जो साइट है जो डिस्कवर हुई, वहाँ पर जो किसके डायरेक्शन में खुदाई हुई है उसका नाम है दयाराम साहनी के डायरेक्शन में, वहाँ पर जो सबसे पहले खुदाई होती है इन द ईयर 1921। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो दूसरी जो प्रोमिनेंट जो साइट हमें देखने को मिलती है उसका नाम है मोहनजोदारो। और मोहनजोदारो की अगर बात करें, ये जो साइट है प्रेजेंट डे इट इज लोकेटेड इन सिंध। सिंध में जो रिवर इंडस है उसके राइट बैंक पर ये लोकेटेड है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो इसकी हड़प्पा की अगर बात करें, तो ये हड़प्पा है जो कहाँ पर है, जो प्रेजेंट डे जो पाकिस्तान है, तो वहाँ पर जो रावी रिवर है उसके बैंक पर ये है जो सिचुएटेड है। और तो इससे से वो हड़प्पा 1921 में डिस्कवर हुई है, और मोहनजोदारो की अगर बात करें तो ये 1922 में डिस्कवर हुई है। हड़प्पा की खुदाई है जो किसके डायरेक्शन में हुई है, वो दयाराम साहनी के डायरेक्शन में हुई है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जो मोहनजोदारो की जो खुदाई है वो राखलदास बनर्जी के अंडर में हुई है। और ये 1924 में जो एएसए के जो डायरेक्टर जनरल थे जिनका नाम है जॉन मार्शल, और उनके समय इस सिविलाइजेशन को है जो डिस्कवर किया गया। और इनिशियली इस सिविलाइजेशन को है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो कहा जाता था। उसका रीजन ये था कि ज़्यादातर जो साइट्स हैं वो इंडस वैली में मिली, लेकिन बाद में जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि जो इंडस वैली ये नाम है जिसको कम यूज़ किया जाता है, इसकी जगह है जो इंडस सिविलाइजेशन इसको कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी जो साइट्स हैं वो इंडस वैली से काफ़ी दूर है। और इस सिविलाइजेशन को हम कई बार है जो इवन कॉपर सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इसका रीजन ये है कि इस सिविलाइजेशन से बहुत सारे में कॉपर और ब्रॉन्ज के टूल्स भी हमें मिले। और एक और इंटरेस्टिंग बात आपको ध्यान रखनी है कि इस सिविलाइजेशन में किसी तरह से जो आयरन के जो आर्टिफैक्ट्स हैं या आयरन के टूल्स हमें यहाँ पर नहीं मिले। तो इसका मतलब ये था कि उनको है जो सिर्फ कॉपर के बारे में जानकारी थी, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो आयरन के बारे में जो जानकारी है वो 1000 जो बीसी है उसके बाद में हमें इस तरह के एविडेंसेस मिलते हैं। तो उससे पहले है जो आयरन के एविडेंसेस हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। So this is what we have discussed in this class, and in the next class we are going to start another topic, and this is what we call the beginning. Okay, thank you for watching.